नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की। और मैं देख पा रहा हूं कि अभी आप लोग क्लास नहीं देखते हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, आप लोग क्लास नहीं देखते हैं। जो चीज़ आपको फ्री में दी जा रही है, बहुत बेहतर तरीके से दी जा रही है, आप उसको नहीं अटेंड करते हैं। इसको प्लीज़ आप लोग सुधार लीजिए, नहीं तो फिर वैकेंसी इसी महीने आ रही होगी और बाद में फिर बहुत पछतावा आप लोग को हो जाएगा कि आपको पढ़ना था लेकिन आप नहीं पढ़ पाए, है ना। तो कृपया करके इस पर आप काम कीजिए और फोकस कर लीजिए अपनी तैयारी पर, तो चीज़ें आपके लिए क्या रहेंगी, बेहतर रहेंगी। तो आइए सीधे आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें आज आपके लिए नई हैं। और क्लास को आप लोग बढ़िया तरीके से देखा करिए, कमेंट भी कर दिया करिए। कमेंट में देखता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं देखता हूँ, कमेंट सबके देखता हूँ मैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग सीधे। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग एक एक कदम और देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें आज आपके लिए नई हैं। नंबर 1, आज का टॉपिक क्या है, लेकिन उसके पहले आरोग्यम टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रही है, आप इसको देख सकते हैं और इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं लगातार हर दिवस आपको मैं चीज समझाता रहता हूँ आपको, ठीक है। चलो, तो ये आरोग्यम टेस्ट सीरीज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप इस दिए गए नंबरों पे संपर्क कर लीजिएगा और आप इस चीज को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। बाकी आप चाहें तो बैच भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति और भारत विकास अनुमान अभी फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 2026-27 है, उसमें जो है अभी आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने जो है भारत की विकास दर को लेकर के, रियल जीडीपी को लेकर कुछ आंकड़े दिए हैं। आइए उसको देखते हैं। जीडीपी को लेकर के अनुमान व्यक्त किया गया है, ठीक है। यानी कि आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 यानी कि इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी अर्थात रियल जीडीपी अर्थात विकास दर का अनुमान 6.7% रहने की संभावना व्यक्त की है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो अलग अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत की विकास दर को लेकर के जो बातें आपसे कहते हैं उन पर प्रश्न बनता है आप एग्जाम में कि भाई इस संस्था के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा या डब्ल्यूटीओ के द्वारा भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है, तो वो प्रश्न पूछता है। तो अभी आरबीआई ने 6.7% विकास दर रहने की बात कही, आप जानते होंगे, ठीक है। पूर्वानुमान में संशोधन, कुछ पूर्वानुमान पहले दिया था आरबीआई ने, अब इसमें संशोधन करके इसको 6.7 कर दिया गया है। अर्थात जो मौद्रिक नीति समिति होती है एमपीसी, इसके द्वारा जारी नया विकास अनुमान पिछले पूर्वानुमान यानी कि जो 6.76% था की तुलना में 10 आधार अंक अधिक है अपने यहाँ पे, तो इससे बढ़ा करके अब 6.7 कर दिया है। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक। 6.7% की अनुमानित वृद्धि दर के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा अपने यहाँ पे। यानी कि आरबीआई ने यह जो अनुमान व्यक्त किया है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए, अगर आप इस आंकड़े पर फोकस करेंगे तो ये बाकी जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं वैश्विक लेवल की उनसे ज्यादा है अपने आप पे, तो ये बहुत बढ़िया स्थिति है, ठीक है। क्या इसके पीछे कारक रहे जिम्मेवार? इसमें ग्रामीण मांग में निरंतर सुधार और उपभोग में वृद्धि हो रही है, इससे हमारी वृद्धि बढ़िया हो रही है। निजी क्षेत्र के पूंजीगत निवेश अर्थात जो निवेश हो रहा है निजी क्षेत्र में वो अपने आप पे सकारात्मक रूप से बढ़िया हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का मजबूत होना भी अपने आप एक बड़ा रीजन है इसके पीछे। सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत व्यय पर निरंतर बल जो दिया जा रहा है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी बढ़िया हो रही है, ठीक है। बाकी हम थोड़ा सा मौद्रिक नीति जो समिति होती है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये मौद्रिक नीति समिति कई सारे चीजों के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो अभी अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आप जानते होंगे कि आरबीआई की स्थापना जो है आरबीआई जो एक्ट 1934 है उसके अंतर्गत 1935 में की गई थी 1 अप्रैल को। इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग जो था, हिल्टन यंग आयोग जिसे शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है, की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। ध्यान दीजिएगा। अगर बात करते हैं इसके नेशनलाइजेशन की अर्थात इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो स्वतंत्रता के पश्चात 1 जनवरी 1949 यानी कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करके इसको पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाला बैंक बना दिया गया था। तो अब ये सारे फैक्ट भी आप एग्जाम में आते हैं, जैसे अभी आप पेट वगैरह का एग्जाम देंगे तो इसमें अक्सर आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें मुख्यालय कहां पर है? पहले इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, बाद में 1937 में इसको अस्थायी रूप से मुंबई जो है स्थानांतरित कर दिया गया। प्रमुख कार्य भूमिका की बात करते हैं तो मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में काम करता है, अर्थात देश की मौद्रिक नीति तैयार करना, लागू करना और इसकी निगरानी करना ताकि मूल्य स्थिरता बनी रहे और उसका विकास को गति मिले, ठीक है। बैंकिंग संचालन के लिए मानदंड निर्धारित करना और वित्तीय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना, यह भी जो है आरबीआई के फंक्शन में से एक आता है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधक होता है अपने आप में,
ठीक है, मुद्रा जारी करता है, अर्थात देश में मुद्रा, ठीक है, जारी करना, उनका विनिमय करना और आयोग नोटों को नष्ट करना भी इसके काम होता है। सरकारी एवं बैंकों का बैंकर होता है। बैंकों का बैंक कौन होता है? तो आरबीआई होता है। तो आरबीआई को पढ़ लीजिएगा, इसमें कई बार पूछता है। मौद्रिक नीति समिति की बात करते हैं तो मौद्रिक आधार अर्थात मौद्रिक नीति समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। उर्जित पटेल का नाम आपने पहले सुना होगा, है ना? ठीक है। बाकी इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें आरबीआई गवर्नर आपके पदेन अध्यक्ष होते हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर मौद्रिक नीति के प्रभारी होते हैं, आरबीआई बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी होता है और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 वाह्य विशेषज्ञ इसमें होते हैं। किसमें? आपकी इस मौद्रिक नीति समिति में। ये इसका क्या है? एक स्ट्रक्चर है अपने आप पे, इतने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। क्या मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या होता है, अर्थात इन्फ्लेशन टारगेट क्या होता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा आरबीआई के परामर्श से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको हम लोग सीपीआई कहते हैं, जिसके बारे में अलग से भी कई बार प्रश्न पूछा था कि बताइए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, पर आधारित मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन का लक्ष्य 4% जो है के स्तर पर निर्धारित किया गया है अपने आप पे। ठीक है। तो ये कई चीजें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती हैं। और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति क्या होती है, इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग इसको भी क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब फटाफट से आप लोग इसका उत्तर बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या है कि आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, अर्थात रॉन्ग जो है यहां पर पूछ रहा है। इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है। इसका प्राथमिक मुख्यालय अस्थायी रूप से मुंबई में स्थापित किया गया था। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का प्रबंधन करता है। ठीक, अब बताइए इसमें अगर आप ऑप्शन पर गौर करेंगे तो आप कमेंट करके मुझे बताइए पहले फटाफट कि इसका उत्तर क्या होगा। कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट आपके एक एक देखता हूं। उम्मीद है कि आप इसको बताएंगे। इसका उत्तर जो हो जाएगा, इसका क्या है एग्जैक्टली आंसर, इसमें ये रॉन्ग है, क्योंकि मुख्यालय स्थायी रूप से इसका प्रारंभिक मुंबई में नहीं बल्कि कहां पर किया गया था, कोलकाता किया गया था। कहां पर? कोलकाता में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपका उत्तर ये वाला रॉन्ग है अपने आप में। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये रॉन्ग है अपने आप पे, क्योंकि असत्य कथन पूछा है आपसे। देखते हैं जरा। ठीक है, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय अर्थात न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 एवं भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अभी आप जानते होंगे एक जो है संशोधन विधेयक जो है पारित किया गया है, मतलब लोकसभा में, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं ना। और यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, अधिनियम 1956 में संशोधन करना तथा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि करना, ये इस विधेयक का क्या है उद्देश्य अपने आप में, जो भी लोकसभा में रखा गया है अपने आप में। ठीक है। तो किसमें संशोधन हो रहा है? संशोधन हो रहा है सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में। ये अमेंडमेंट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ करके न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ा करके 37 कर दी गई है। इसमें आपका सीजेआई नहीं है, सीजेआई को मिला लेंगे तो 38 हो जाएगा। तो इनको छोड़ करके इनकी संख्या 37 हो गई है। सीजीआई सहित कुल सबकी संख्या अब 38 हो जाएगी अपने आप पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अध्यादेश का प्रतिस्थापन अर्थात यह विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मई 26 में जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेता है अपने आप में। विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया, जिसके पश्चात राज्यसभा द्वारा चर्चा के उपरांत इसे संसद की स्वीकृति प्राप्त हुई है अपने आप में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब न्यायाधीशों की संख्या क्या हो जाएगी, 33 से बढ़कर के 37 हो जाएगी। अब ये नंबर भी आपको याद रखना है और ये वाला नंबर भी आपको याद रखना है और प्लस 1 कर दीजिएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बाकी इसका क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भैया हमारे यहां पर सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं। उन मामलों को निस्तारण करने के लिए संख्या बढ़ाई जा रही है। संवैधानिक पीठों के सुचारू गठन और नियमित सुनवाई को सुगम बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। न्याय वितरण प्रणाली की दक्षता और नागरिकों तक न्याय की पहुंच में सुधार हो, इसके लिए भी इन न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया गया, यानी कि 4 जज को बढ़ाया जा रहा है इसमें। बाकी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछता है आप एग्जाम में। तो भारतीय संविधान का भाग यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, में अनुच्छेद, ठीक है, 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन और उसके बाकी सभी चीजों के बारे में जानकारी आपको यहां पर मिल जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन आप जानते होंगे 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसने भारत की संघीय अदालत और प्रिवी काउंसिल का स्थान लिया था अपने आप पे। ठीक है,
प्रारंभिक संख्या यहां पे लिखी हुई है कि कुल कितने कितने न्यायाधीश पहले हुआ करते थे, अब संख्या बढ़ गई है। संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 1 के तहत संसद को कानून बनाकर के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यह बड़ी बात है अपने आप पे कि आर्टिकल 144 क्लॉज 1 ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहां से प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्जाम में, इसको आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आएगा परीक्षा में आपके, ठीक है। संसद ने दरअसल 1956, 1960, फिर 1977, 1986, 2009, 2019 और 2026 में संशोधनों द्वारा संख्या इनकी क्या है, बढ़ाई है। तो अब ये जो ईयर आप देख पा रहे होंगे, ये ईयर भी याद रखिएगा कि भैया अब तक कुल कितनी बार जो है इनकी संख्या बढ़ाई गई है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, इनको भी आप एक बार रट लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बाकी नियुक्ति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न कॉलेजियम प्रणाली पर ही पूछा जाता है, तो इसको भी आप चाहें तो तैयार कर लीजिए कि क्या है, कई बार इंटर में पूछा जाता है। योग्यताओं की बात करते हैं तो 124 क्लॉज 3 के अंतर्गत इसकी योग्यताएं लिखी हुई कि ये न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता है, वह भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय या लगातार 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, अथवा राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवक्ता हो अपने आप में, ठीक है। कार्यकाल त्यागपत्र की बात करते हैं तो कार्यकाल न्यायाधीशों के लिए कोई न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित नहीं है, वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहते हैं। त्यागपत्र न्यायाधीश राष्ट्रपति को समझ कर अपना त्यागपत्र देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके लिए जो है प्रॉपर जो है इसको हटाने की प्रक्रिया सब कुछ मेंशन है, आप जानते होंगे। पदमुक्ति अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्तावों के द्वारा जो है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इनको हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख क्षेत्राधिकार शक्तियां क्या होती हैं, जैसे कि मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच या 2 या अधिक राज्यों के बीच विवादों का सीधा निपटारा किया जाता है, ठीक है। रिट क्षेत्राधिकार भी होता है अनुच्छेद 32 में, आप जानते होंगे, ठीक है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जिसमें से आपका बंदी प्रतिष्ठीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरणा, अधिकार परीक्षा जारी करने की शक्ति होती है। और इन 5 प्रकार की रेटों पर जो है प्रश्न खूब बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है आपके लिए। इनको अलग से जो 5 प्रकार के रिट है ना, इन 5 प्रकार के रिट को आप अलग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या क्षेत्राधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार मैंने आपको बता दिया अलग अलग से, ठीक है। अच्छा माफ कीजिएगा, एक सेकंड, ये माफ कीजिए, ये 5 प्रकार के जो रेट है, ये 5 प्रकार के रेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से खूब सारे प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। बाकी अपीली क्षेत्राधिकार अर्थात अनुच्छेद 132 से 34 के अंतर्गत संवैधानिक, नागरिक और आपराधिक मामलों में निचले न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील को सुनना भी इसमें शामिल होता है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार होता है अर्थात अनुच्छेद 143 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति विधि या तथ्य के व्यापक जनमत के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं अपने आप पे। तो ये कई सारी बातें हैं जो यहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट से लेटर यहां पर दी गई हुई हैं। अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अनुच्छेद 129 कहता है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं कार्यवाहियां साक्ष्य के रूप में दर्ज की जाती हैं, यानी कोई भी डिसीजन अगर होता है सुप्रीम कोर्ट का तो वो अपने आप पे उसका डिसीजन एक डॉक्यूमेंट्स बन जाता है और उसी के आधार पर हम साक्ष्य मान लेते हैं कि भैया फला डिसीजन आया था उस वाले केस में, तो उस आधार पर इस केस का निर्णय ऐसा होना चाहिए, ठीक है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू और एक शब्द होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म पर खूब प्रश्न बनता है। न्यायिक समीक्षा अर्थात अनुच्छेद 133 के अंतर्गत संसद या राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिकता की समीक्षा करने और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द करने का अधिकार होता है। अर्थात मान लेते हैं कि विधानसभा या मतलब कि विधानमंडल, जिसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों आती हैं, के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा अर्थात लोकसभा राज्यसभा के द्वारा कोई ऐसी विधि या कोई ऐसा जो है विधेयक पारित अगर किया जाता है जो अगर असंवैधानिक होता है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है और उस विधि को वो अमान्य घोषित कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट आपका, ठीक है। तो ये आर्टिकल दिया गया, ये सब पूछा था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आप अभी यहां पर कर पा रहे होंगे यहां पर, ठीक है। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। अब आप बताइएगा इसकी पर आधारित एक छोटा सा प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है फटाफट। ये सारे पॉइंट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा जो अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी कानूनी तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति प्रदान करता है। कई बार क्या होता है, कानूनी अधिकार के लिए, कानूनी जानकारी के लिए राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है बताइएगा जल्दी से मुझे, फटाक से, तुरंत।
बहुत बार प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में, आरओ में, बाकी एग्जाम में आपके, बताइएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए। स्तन कैंसर अर्थात ब्रेस्ट कैंसर के लक्षित उपचार हेतु प्रकाश सक्रिय बहुक्रियाशील नैनो रोबोट का भी उस पर काम किया जा रहा है। आप जानते होंगे ब्रेस्ट कैंसर, क्या ब्रेस्ट कैंसर आजकल महिलाओं में बड़ी सामान्य सी दिक्कत हो गई है। ठीक है, जो है स्तनों में अर्थात ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है, अर्थात ब्रेस्ट क्या होते हैं, बहुत टाइट से हो जाते हैं और कई बार फीमेल्स नहीं ध्यान देती हैं। जब भी आपको ऐसा फील हो आपको तुरंत जांच करानी चाहिए, नहीं तो फिर घातक हो जाता है, बड़ा खतरनाक है ये। तो अभी हाल ही में इसमें एक रिसर्च हुई है कि वैज्ञानिकों ने निकट अवरक्त अर्थात नियर इंफ्रारेड NIR प्रकाश से नियंत्रित होने वाले एक उन्नत प्रकाश सक्रिय बहुक्रियाशील नैनो रोबोट का सफलतापूर्वक विकास किया है। संस्थान इस नैनो रोबोट का विकास नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली, ठीक है, की शोधकर्ताओं द्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात BRC मुंबई के सहयोग से इसमें किया गया है। ये डिटेल्स इसमें आपको लिखी हुई है। यहां शोध डॉक्टर जीवन ज्योति पांडा के नेतृत्व में और डॉक्टर संतोष के गुप्ता के सहयोग से संपन्न हुआ है। यह नैनो रोबोट फोटोथर्मल थेरेपी और फोटोडायनेमिक थेरेपी के संयोजन के माध्यम से स्तन कैंसर की कोशिकाओं को लक्षित करके उन्हें नष्ट करने में सक्षम बनाता है। तो ये एक खास पद्धति है जिसके माध्यम से हम महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। शोधकर्ताओं ने इस नैनो रोबोट के प्रभाव का सफल परीक्षण कोशिकीय मॉडल और स्तन ट्यूमर के से ग्रस्त चूहों पर किया। बेचारे चूहे बहुत परेशान रहते हैं। चूहा एक ऐसी प्रजाति है भारत में कि जितनी मोस्टली जो रिसर्चेस होती हैं वो चूहों पर की जाती हैं, और खतरनाक चूहे होते हैं भाई साहब, तांडव करते हैं गजब वाला। घर में अगर घुस गए ना भाई साहब तो कुछो काट डालेंगे, चाहे जितनी महंगी आप कपड़ा लेके आएंगे, चाहे डिब्बा होगा। गजब आदमी होते हैं भाई साहब। दुनिया में सबसे विचित्र प्राणी होता है तो कौन? चूहा होता है, और पकड़ नहीं पाएंगे भाई साहब, उसको पकड़ते पकड़ते खुद ही चूहा बन जाएंगे भाई साहब। हाँ, एक दिन हमारे भाई की शादी में हमारे जो है सोफा मिला हुआ था, छोटे भाई की शादी हो गई, आप जानते होंगे हमारे घर में, उसको अपने सोफे से बड़ा प्यार है। एक चूहा घुस गया उसके सोफे के अंदर, थोड़ा सा कट कर दिया। अब हमारे छोटे भाई साहब को गुस्सा आ गया, ससुराल से मिला सोफा इतना महंगा कैसे चूहे ने काट दिया, और उसने ढूंढना शुरू कर दिया और 2.5 घंटे तक उसके पीछे लगा रहा कि उसने कहा जब तक क्या साहब इस चूहे को मैं पकड़ के बाहर नहीं डालूंगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। मतलब अनशन कर दिया, आवण अनशन, अब तो पकड़ूंगा इसको मैं। और चूहे ने भाई साहब जो नाच नचाया कि वो सीन मुझे आज ही आता है। पूरे घर में थैट बैट धड़म धड़म थड़म पूरा तहलका मच गया, सारा सामान बिखर गया। चूहा इधर से कभी पुदक के उधर जाए, कभी उधर से पुदक के उधर जाए, लेकिन भाई साहब अंत तक उसने भी हार नहीं मानी। ना चूहे ने हार मानी कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, और ना भाई साहब ने हार मानी कि अब मैं इसको छोड़ूंगा। तो फाइनली चूहे की हार हुई, लेकिन चूहा अपनी आदतों से बाज नहीं आया। ठीक है, चलिए। तो सारी रिसर्च जो होती चूहे को होती, चूहे को पकड़ो कहीं से भी लाओ और रिसर्च होती है। चलिए, बाकी पारंपरिक कैंसर उपचार की सीमाएं और नैनो रोबोट की आवश्यकता पर यहां पर कई सारी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, जैसे पारंपरिक कीमोथेरेपी और नैनो मेडिसिन की चुनौतियां। कीमोथेरेपी एक बड़ी फेमस टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम कैंसर का इलाज करते हैं। हालांकि इसको लेकर चुनौतियां कई सारी होती हैं, जैसे कि गैर विशिष्ट दवा वितरण, अर्थात पारंपरिक कीमोथेरेपी में दवाएं स्वस्थ ऊतकों और कैंसर कोशिकाओं में भेद नहीं कर पाती, जिससे गंभीर दुष्प्रभाव होता है। जैसे कीमोथेरेपी में तो आपको जो है जो बैड सेल्स होती है उन्हीं पर हमें काम करना होता है, लेकिन कीमोथेरेपी आपके हेल्दी सेल्स और आपकी जो बैड सेल्स होती है उनमें कोई कंपैरिजन नहीं कर पाता है, उसको नहीं जान पाता है। इससे हमारी अच्छी सेल्स भी नुकसान कर जाती हैं। पारंपरिक दवाएं ट्यूमर के गहराई वाले हिस्सों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाती हैं। सक्रिय नियंत्रण का अभाव, अर्थात वर्तमान नैनो मेडिसिन तकनीकें मुख्य रूप से निष्क्रिय लक्ष्यीकरण पर निर्भर हैं, जिससे दवाओं के स्थानिक और समयबद्ध नियंत्रण की क्षमता सीमित रहती है। अर्थात नैनो मेडिसिन के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से जो भी हमारी खराब सेल्स होती हैं उनको हम सीधे टारगेट करते हैं और उसको हम नष्ट करने का काम करते हैं। हमारी जो फ्रेश सेल होती है, अच्छी सेल होती है, वो बची रहती है अपने आप में। ठीक है, पराबैंगनी या दृश्य प्रकाश की सीमाएं पूर्व में विकसित की गई माइक्रो या नैनो रोबोट्स पराबैंगनी या दृश्य प्रकाश पर निर्भर थे, जिनकी मानव ऊतकों में पैठ बहुत कम होती थी और स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचने का जोखिम इसमें रहता था। नवीन NIR नियंत्रित नैनो रोबोट की कार्यप्रणाली और विशेषताएं, जो अभी नया टेक्नोलॉजी फोकस किया गया, उस पर क्या रहता है कि यह नैनो बोट UNCP पर बेस्ड होता है, जो निकट अवरक्त प्रकाश को अवशोषित करके ऊष्मा और अन्य ऊर्जाओं रूपों में परिवर्तित कर देता है। मतलब कि नई टेक्नोलॉजी के बारे में यहां पर पॉइंट लिखे गए हैं, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि भाई किस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी आपके कैंसर को खत्म करती है। ये सारी चीजें यहां पर
पूरा डिटेल्स में एक एक करके आपको यहां पर लिखा गया, आप एक बार नोट्स में पढ़ लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? डिकोड एग्जाम का एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर डिकोड एग्जाम, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमारे नंबर पे, तो आपको मैं लिंक भेज दूंगा। वहां पर इसी क्लास की पीडीएफ डेली मॉर्निंग में 10 बजे मिल जाती है आपको। कॉन्टैक्ट नंबर है 8604409201। इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा, मतलब और टेलीग्राम के, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी मुझे बताइएगा। चलिए अब आप बताइए कि इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। स्तन कैंसर अर्थात ब्रेस्ट कैंसर के लक्षित उपचार हेतु विकसित नैनो रोबोट्स में कैंसर कोशिकाओं की पहचान और लक्ष्यीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अणु की सतह क्रियात्मकता का उपयोग किया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड, सार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बताइए। शायद नहीं बता पाएंगे, कोई बात नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी यानी कि फोलिक एसिड। मिशन क्लाउडेड लेपर्ड एवं मेघालय का राज्य पशु धूमिल तेंदुआ। अभी हाल ही में मेघालय सरकार ने अपने राज्य पशु धूमिल तेंदुआ, ठीक है, जिसको हम लोग क्लाउडेड लेपर्ड भी कहते हैं, के संरक्षण के लिए एक विशेष समर्पित कार्यक्रम मिशन क्या क्लाउडेड लेपर्ड की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। यह घोषणा मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धूमिल तेंदुआ दिवस के अवसर पर की गई है। इस मिशन को वन और पर्यावरण विभाग मेघालय द्वारा तैयार की जा रही मेघालय धूमिल तेंदुआ कार्य योजना के द्वारा इसको निर्देशित किया गया है। इसमें क्या होगा, घटक क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है? पर्यावरण संरक्षण एवं पुनर्स्थापन किया जाएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान और दीर्घकालिक निगरानी की जाएगी, भू-दृश्य संपर्क, ठीक है, और सुदृढ़ संरक्षण उपाय किए जाएंगे, अग्रिम पंक्ति के वन कर्मचारियों की क्षमता निर्माण किया जाएगा और सामुदायिक भागीदारी और जन जागरूकता के माध्यम से भी इनकी सुरक्षा की जाएगी, ठीक है। बाकी आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें अगर हम धूमिल तेंदुआ की बात करते हैं, इसकी स्थिति की बात करते हैं, तो इसका नाम वैज्ञानिक जो इसका साइंटिफिक नेम है क्या है? नियोफिलिस नेबुलोसा। कई बार जो जीव जंतु चर्चाओं में रहते हैं उनका वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यह एक मध्यम आकार की बिल्ली प्रजाति है और जिसे इसकी त्वचा पर बादलों जैसे आकार के धब्बों के कारण इसे धूमिल तेंदुआ भी कहा जाता है और इसी के संरक्षण के लिए मेघालय ने नई योजना की शुरुआत की है। यह मेघालय का आधिकारिक राज्य पशु भी है, स्टेट एनिमल भी है अपने यहाँ पे, तो यह और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मेघालय में यह प्रजाति प्रमुख रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां जैसे कि आपका बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ मारा अभयारण्य, नरपुह वन्यजीव अभयारण्य, नोंगा खिलम वन्यजीव अभयारण्य और राज्य के पवित्र उपवन जो है वहां पर इस प्रकार के जो है जो आपका ये प्रजाति है अपने यहाँ पे धूमिल तेंदुआ ये यहाँ पर पाए जाते हैं। बाकी आयुष्मान की रेड लिस्ट की बात करते हैं तो आयुष्मान की रेड लिस्ट में क्या होता है, इसे संकटग्रस्त घोषित किया गया, संकटग्रस्त या वनरेबल की कंडीशन में आता है। क्यों? ये जो आपका धूमिल तेंदुआ है, ठीक है। आयुष्मान जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, जो कि क्या करता है, रेड डेटा बुक जारी करता है। मैंने कई बार कहा है इस रेड डेटा बुक में जो भी हमारे संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं उनको हम यहां पर रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची की, तो इसे अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है अपने यहाँ पे, जो कि भारत में सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्ति से। सीआईटीएस की बात करते हैं तो सीआईटीएस में प्रशिष्ट जो फर्स्ट है इसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है अपने यहाँ पे। तो ये सब पूछता है सीआईटीएस, कई बार पूछता है एग्जाम में, आयुष्मान के बारे में पूछता है, सब आप लोग पढ़ लीजिएगा एक तरीके से, ठीक है। चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा मुझे जल्दी से। हाल ही में शुरू किए गए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह मिशन एक असम सरकार द्वारा राज्य के वनों की में तेंदुओं के संरक्षण हेतु शुरू किया गया है। इस मिशन का मार्गदर्शन धूमिल तेंदुआ कार्य योजना द्वारा किया जाएगा। धूमिल तेंदुआ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। ये तो सही हो जाएगा, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, बताइए। 1 और 2 तो सही हो जाएगा, 1 और 2 तो सही होगा, अब 3 सही कि नहीं सही ये बताइएगा। ये तो नहीं ये होगा, अब बताओ। बी का मतलब 2 और 3 ये नहीं चाहिए, है ना। चलिए, सीडैक और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मध्य समझौता ज्ञापन हुआ, अर्थात प्रगत संगणन विकास केंद्र सीडैक और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के बारे में पढ़ते होंगे, ने भूविज्ञान, खनिज अन्वेषण और आपदा प्रबंधन में अगली पीढ़ी की उन्नत तकनीकों के उपयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है, ठीक है। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर अभी हाल ही में किया गया है, ठीक है, ताकि हम इस फील्ड में जो है अच्छा काम कर सके।
इसका उद्देश्य क्या है? उन्नत डिजिटल तकनीकों जैसे कि उच्च क्षमता कंप्यूटिंग एआई के माध्यम से जटिल उप सतही अर्थात सब सरफेस अन्वेषण की चुनौतियों का समाधान करना, ये इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है। क्रिटिकल एवं रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है? तो यह सहयोग देश में महत्वपूर्ण दुर्लभ जो होते हैं और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के अन्वेषण और उत्खनन को गति प्रदान करेगा। इससे भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अर्थात सप्लाई चेन मजबूत होगी और देश खनिज एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा अपने आप पे, क्योंकि आप जानते हो कई प्रकार के खनिज जो है क्रिटिकल होते हैं, रेयर होते हैं, तो उनके अन्वेषण में ये जो है अपने आप पे सहायता करेगा। ये समझौता ज्ञापन। सीडैक क्या होता है? जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक इसको बोलते हैं। सीडैक इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास एजेंसी है। इसकी स्थापना 1988 में विदेशी सुपर कंप्यूटरों के आयात पर प्रतिबंध के बाद भारत में स्वदेशी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसकी स्थापना की गई थी। भाई सब पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 वर्ष 1991 में सीडैक द्वारा ही विकसित किया गया था। मुख्यालय से कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र में है सीडैक का। ठीक है। यह सुपर कंप्यूटिंग, ग्रिड और क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कार्य करता है। बाकी अगर बात करते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की, तो यह जीएसआई भारतीय एक प्रमुख भूवैज्ञानिक संस्था और वैज्ञानिक संगठन है अपने आप में। इसकी स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडारों की खोज हेतु की गई थी। यह भारत के सबसे पुराने वैज्ञानिक संस्थानों में से एक माना जाता है। यह वर्तमान में खान मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करता है और मुख्यालय कहां पर है इसका? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। ठीक। क्या कार्य है? यहां पर इसके कार्यों के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको एक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये जैसे जब भी कोई चीज चर्चा में रहे तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी आपको पढ़ना होता है, क्योंकि वहां से प्रश्न बन जाता है और आप इसको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। अब आप क्या करेंगे? एक तो सी पतली सी मैगजीन लेंगे और वन लाइन करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देंगे। यही गलती आप कर जाते हैं। डिटेल्स में आप लोग नहीं पढ़ते, फिर आप कहते हैं सर करंट अफेयर्स सर पता नहीं कहां से आ गया, सर क्या हो गया क्या नहीं हो गया। भाई पढ़ेंगे तब ना जान पाएंगे। चलिए अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रगत संगणन विकास केंद्र अर्थात सीडैक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अर्थात आपसे रॉन्ग पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। बताइए। चलिए फटाफट से मुझे इसका आंसर दीजिएगा बिना किसी इफ बट के। आंसर मुझे आपका चाहिए अच्छे तरीके से। बोलो दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? सी मतलब इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो कहां पर है? पुणे में है शायद इसका मुख्यालय, संभव है इसका मुख्यालय पुणे में है शायद। ये देखो, हाँ पुणे में है। ठीक है। तो बस ये रॉन्ग हो जाएगा अपने आप पे। ठीक है। नई दिल्ली में नहीं बाबू, है ना। बस चलिए। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क, ठीक है, एंड सिस्टम की अवधारणा भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा तैयार की गई है। सीसीटीएनएस, क्या? सीसीटीएनएस यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय का एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिसे 2009 में स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। तो ये अभी क्या है? चर्चाओं में है, ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग। ठीक है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य ई गवर्नेंस के माध्यम से पुलिसिंग की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना है और इसके तहत देश भर के 14,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों और 6,000 उच्च पुलिस कार्यालयों को एक सुरक्षित राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ करके अपराध और अपराधियों की जांच के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली जो है डेवलप करना है अपने आप पे। ये इसका क्या है? उद्देश्य है इस बार का, ताकि हम अपराध पर क्या लगा सके? अंकुश लगा सके अपने आप पे। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी इस परियोजना को लागू करने वाली मुख्य नोडल एजेंसी के रूप में है। और एनसीआरबी का डेटा जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपके डेटा, इस डेटा को एनसीआरबी को आपके प्रश्न में पूछा जाता है और एनसीआरबी के डेटा को आप अपने मुख्य परीक्षा में या अपने निबंध में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए एनसीआरबी के डेटा को आप लोग पढ़िएगा डिटेल्स में। जो लेटेस्ट रिपोर्ट एनसीआरबी की होगी उसको पढ़िएगा, ये टास्क है आपका, है ना, पढ़िएगा इसको बस। बाकी वर्तमान में सीसीटीएनएस डेटाबेस को इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिससे पुलिस, अदालतें, जेल और फोरेंसिक लैब वास्तविक समय अर्थात रियल टाइम में डेटा साझा करके, इसलिए यह प्रणाली लगातार चर्चा में बनी हुई है। तो जल्दी से वास्तविक समय में, रियल टाइम में डेटा एक दूसरे को ये शेयर कर पाएंगे, इसीलिए जो है ये अभी चर्चाओं में है। क्या? सीसीटीएनएस डेटा। बताइए अब लोग, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड सिस्टम की अवधारणा किस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है?
गृह मंत्रालय के द्वारा, कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा, या फिर रक्षा मंत्रालय के द्वारा? किसके द्वारा? सिंपल सी बात है, गृह मंत्रालय होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2026 क्या है? यह चर्चा में है। अभी हाल ही में 19 जुलाई 2026 को बेल्जियम के स्पा फ्रैंक रोचैम्प्स सर्किट में आई फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब मर्सिडीज के इतालवी रेसिंग ड्राइवर किमी एंटोनेली ने जीता है। 2026 F1 सीजन में किसी एंटोनेली की छठी जीत है, जिसने विश्व चैंपियनशिप स्टैंडिंग में उनकी बढ़त को और अधिक मजबूत कर दिया है। इस पर कई बार प्रश्न आया है एग्जाम में। ठीक है, इस प्रकार की जो रेसेस होती हैं उसमें प्रश्न आता है। उन्होंने फेरारी के चार्ल्स लेक्लर को लगभग 1.9 सेकंड के अंतर से हराकर के यह रेस जीती है, जबकि रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस रेस के पहले ही लैप में उनके मर्सिडीज टीम के साथी और प्रमुख प्रतिद्वंदी जॉर्ज रसेल की कार लुइस हैमिल्टन की फेरारी से टकरा करके दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण रसेल को रेस से बाहर करना होना पड़ा। इस जीत के साथ एंटोनेली ने चैंपियनशिप तालिका में जॉर्ज रसेल और लुइस हैमिल्टन पर अपनी बढ़त को सूचित कर लिया था। ठीक है, तो ये चर्चाओं में रहा है। अब आप बताइए, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? बताइए। ए होगा क्या बॉस? बताइए, बोलो भाई साहब। ए होना चाहिए शायद, है ना? देखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। किमी एंटोनेली ने जीता है। चलिए, भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य, ये भी अभी चर्चाओं में है और प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, स्थापित करने की घोषणा की है। इसे मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र में स्थित ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के पास भांडुप बर्ड पार्क परियोजना के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग न्यूज है जो आपके ध्यान रखने की, भाई भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, इस महत्वाकांक्षी इको पार्क परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए का बजट जो है अभी दिया गया है। और इसकी विशेषता क्या है? इसका उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पक्षी पहचान और निगरानी केंद्र है, यानी कि इसके संरक्षण, इसकी निगरानी एआई के माध्यम से की जाएगी। इसके तहत 1.5 किलोमीटर के दायरे में अत्याधुनिक एआई कैमरे और ध्वनिक लगाए जाएंगे, मतलब ध्वनिक सेंसर लगाए जाएंगे, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पक्षियों की प्रजातियों की स्वचालित पहचान, उनके प्रवासन पैटर्न के वास्तविक समय सीमाओं का विश्लेषण कर पाएंगे। यानी कि सब कुछ एआई के माध्यम से किया जाएगा। वहां के पक्षियों की निगरानी, वहां का डेटाबेस तैयार करना, ठीक है, सारा काम अब एआई के माध्यम से होगा। ऐसे बहुत प्रकार के सेंसर जो होंगे अपने आप में लगाए जाएंगे वहां पर। ठीक है, ठाणे क्रीक एक महत्वपूर्ण रामसर स्थल भी है और यह सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक प्रमुख हिस्सा है, जहां हर साल हजारों की संख्या में राजहंस और लगभग 250 से अधिक अन्य प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। और रही बात की आपके रामसर स्थल की, तो इसमें अभी वर्तमान संख्या कितनी हो गई है? 101 हो गई है। आप मुझे बताओ, 101वां जो रामसर स्थल है वो किस राज्य का बनाया गया है? मुझे कमेंट करके बताइएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपके लिए हो जाता है। ठीक है, चलिए, भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बताइए भाई साहब, तुरंत आंसर दीजिए फटाक से, बिना किसी देरी के। सिंपल सी बात है, महाराष्ट्र हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक, अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है कि अभी हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? कृपया करके आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। हो सकता है यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए और आप इग्नोर कर देंगे, नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत कर जाएगा। इसलिए प्रश्न को इग्नोर मत किया करिएगा, भले ही आप गूगल से करिए, कुछ भी करिए, लेकिन उत्तर जरूर दिया करिए। ये मैं आपसे क्या करता हूं, अपेक्षा करता हूं। प्लीज आप लोग उत्तर दिया करिए। ठीक है, तो ये आज के लिए हो गया करंट अफेयर्स। बाकी यहां पर हमारे सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी दी गई है। आप चाहें तो किसी भी कोर्स को लेने के लिए आप हमें इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर चाहे तो सीधे मुझसे बातचीत आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज के बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। और आप लोग पढ़ाई अच्छे से थोड़ा किया करिए, है ना। अभी कल संडे है तो कल क्या करें, रिवीजन कर लीजिए अच्छे तरीके से बैठ करके। लेकिन अब कल क्या करेंगे, कल संडे है तो कल आप लोग चले जाएंगे घूमने नहीं जाना है, पढ़ना है बैठ करके। ठीक है, नहीं तो एग्जाम अभी आ रहा है भैया। ठीक है, नोटिफिकेशन इसी महीने आ जाएगा आपका। बाकी आप लोग देख लीजिए क्या करना है आपको। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद है।
ऑल द बेस्ट है। थोड़ा आज मुझे कहीं बाहर निकलना है, इसलिए मैं जल्दी निकल रहा हूँ। तो आज के लिए बस टाटा बाय बाय है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।